अब ये अध्यादेश क्या है? अध्यादेश क्या है? देखिए, सदन की एक जो सामान्य प्रक्रिया है, पहले समझ लेते हैं। ये अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत है? आर्टिकल 1, 2, 3, 123। और ध्यान रखिएगा, जब राज्यों में विधानमंडल के संबंध में कोई अध्यादेश जारी किया जाता है तो किसके द्वारा होगा? राज्यपाल के द्वारा होगा। और वो जो होता है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो राज्यों में होता है आर्टिकल 2(1). ठीक है। कुछ जो विशेष शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं वो क्या दी गई हैं? हम लोग जानते हैं कि सदन की जो एक सामान्य कार्रवाई होती है उसमें पहले किसी बिल को, विधेयक को दोनों सदनों में से एक एक करके पारित कराना होता है। और उसके बाद क्या होता है? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट क्या करते हैं? उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं और वो एक कानून के रूप में प्रस्तुत हो जाता है। लेकिन यदि किसी वजह से आप समझिए कि सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है, क्योंकि भाई लोकसभा या राज्यसभा में आप किसी बिल को प्रस्तुत करके पास तो तभी कराएंगे ना जब उसकी सदन की कार्रवाई चल रही हो। आपने अभी बात भी किया कि सदन का सत्र चलता है, अगर किसी वजह से सदन का सत्र स्थगित है, नहीं चल रहा है, और ऐसी स्थिति में किसी कानून की विशेष आवश्यकता है तो क्या होता है? तो राष्ट्रपति जो है बिना लोकसभा और राज्यसभा के प्रावधान से गुजरे किसी विधेयक को केवल अपने हस्ताक्षर मात्र से पास कर देते हैं और वो क्या हो जाता है? वो बन जाता है एक कानून। क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। अब चूंकि ये संसद की प्रक्रिया में एक विशेष प्रावधान दिया गया है, इसलिए ऐसा नहीं है कि यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया, इसीलिए आप सुनते हैं राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि यदि राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया तो वो कानून जो है हमेशा के लिए बना रहेगा। एक उसमें आगे की प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करने के बाद अधिकतम कितने समय? अधिकतम 6 सप्ताह। यहां पर इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा क्योंकि ज्यादातर जगहों पे आप 6 माह सुनते रहते हैं। तो यहां पर क्या होता है? अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर जब सदन की कार्रवाई प्रारंभ होती है तो उस विधेयक को पास कराना अनिवार्य हो जाता है। इसका मतलब जब तक सदन की कार्रवाई नहीं चल रही है कोई बात नहीं, लेकिन जैसे ही सदन की कार्रवाई प्रारंभ होगी अधिकतम 6 सप्ताह के भीतर उस विधेयक को अपने सामान्य प्रक्रिया के तहत पास कराना जरूरी है, अन्यथा जो कानून है वो क्या होता है? रद्द हो जाता है। ठीक है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम जानते हैं विधि निर्माण का कार्य क्या है? विधि निर्माण का कार्य ये एक विधायिका की शक्ति है कि नहीं? भाई विधायिका का कार्य ही क्या है? विधायिका का कार्य जो है वो क्या है? विधि निर्माण करना है कि नहीं करना है। और इसमें राष्ट्रपति का सहयोग होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है आप देखेंगे आर्टिकल 53 के तहत क्या होता है? कार्यपालिका का प्रमुख होता है। इसका मतलब कार्यपालिका की जो भी शक्ति है कार्य करने की वो 53 के तहत कौन है? उस सब का प्रमुख कौन होगा? राष्ट्रपति। व्यवहार में राष्ट्रपति कभी भी कोई काम अपने मन से नहीं करता है। राष्ट्रपति किससे करता है? मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। और मंत्री परिषद बताइए विधायिका के अंग है या कार्यपालिका के अंग है? कार्यपालिका के अंग है कि नहीं? अगर हम लोग अध्यादेश जैसे प्रावधान को देखें तो एक सामान्य दृष्टिकोण में दिखाई देता है कि ये कार्यपालिका का विधायिका की कार्य प्रणाली में हस्तक्षेप है या विधायिका की शक्ति का हनन किया जा रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इस तरह से तो जब भी कार्यपालिका चाहे राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके किसी भी कानून को बना ले, भले ही सीमित समय के लिए, लेकिन एटलीस्ट उस कानून का हो सकता है तत्कालीन परिस्थितियों में दुरुपयोग किया जा सके। इसीलिए समय समय पर यह सवाल उठता रहता है कि क्या अध्यादेश यानी राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया कोई भी अध्यादेश या कानून जो इस तरह से बन रहा है उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है? न्यायालय में चुनौती
क्योंकि आप जानते हैं न्यायालय क्या है, न्यायालय एक ऐसी लोकतांत्रिक संस्था है जो किसी भी प्रक्रिया को असंवैधानिक पाने पर उसे अमान्य कर देता है या रद्द कर देता है। तो यदि ऐसा लगता है कि ये असंवैधानिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, संविधान के नियमों के विपरीत चल रहा है, तो ऐसे में क्या होगा, उसे न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, या क्या अध्यादेश को इसकी समीक्षा न्यायालय में की जा सकती है? बताइए, कोई आइडिया है इसके बारे में? आपको क्या लगता है, अगर कोई अध्यादेश जारी होता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दिया जाना चाहिए या नहीं? दिया जाना चाहिए ना। किसी भी एक व्यक्ति के पास इतनी शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वो सभी प्रकार की व्यवस्थाओं पे ऊपर उठ करके, क्योंकि विधि निर्माण सबसे बड़ी प्रक्रिया है, उसी के बाद सारा शासन जो होता है वो उसके अधीन हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर इस पे कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो हो सकता है ये तानाशाही की प्रवृत्ति भी जन्म ले। और भारत के संविधान में लगातार ये प्रयास किया गया है कि कहीं से भी किसी एक व्यक्ति या संस्था के पास इतनी शक्ति ना हो जाए कि वो तानाशाही की स्थिति तक पहुंच सके। ठीक है, यानी लोकतंत्र पे यहाँ का हमेशा जीवंत रहना चाहिए। तो वर्तमान में सीधे निष्कर्ष पे आते हैं, फिर इसके इतिहास पे आएंगे। वर्तमान में जैसे आप लोग बिल्कुल सामान्य स्थिति में समझ गए हैं कि अध्यादेश को क्या किया जाता है, न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, यानी इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, लेकिन यह प्रक्रिया इतनी सरल नहीं थी। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया के बीच में कुछ आपको प्रावधान दिखाई देंगे। जैसे मान लेते हैं, सबसे पहले आप देखेंगे एक कूपर केस था, कब का? ये 1970 का कूपर केस 1970 का जो है, इसमें क्या हुआ, एक अध्यादेश के खिलाफ क्या हुआ, याचिका दायर हो गई। और यहां पर निर्णय लिया गया कि जो अध्यादेश है, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया जो अध्यादेश है, इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, की जा सकती है। तो कार्यपालिका की शक्ति को मजबूत करने के लिए किसी चीज का विधि बनवा लिया जाता है। तो हुआ क्या, एक 38वां संविधान संशोधन हो गया। 38वां संविधान संशोधन कब का है? 1975, 1975। और इस संविधान संशोधन में क्या प्रावधान किया गया कि राष्ट्रपति की अंतिम संतुष्टि ही मान्य है। इसका मतलब क्या है, यदि किसी विधि को लेकर के राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर देते हैं तो वही उनकी अंतिम क्या है, अंतिम संतुष्टि हो रही है, और ऐसे में ये मान्य होगा। दूसरे शब्दों में कहें तो इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। ठीक है, तो आप देख रहे हैं पुनः क्या किया गया, राष्ट्रपति की शक्ति को बढ़ा दिया गया। लेकिन फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है 44वां संविधान संशोधन हुआ। कब? ये तो बहुत फेमस है, 1976। और इसमें क्या किया गया, जो 38वें संविधान संशोधन का उपबंध था, क्या कि इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती, उसे समाप्त कर दिया गया। उसे समाप्त कर दिया गया तो फिर से प्रावधान क्या आ गया कि न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ठीक है, डीसी बाधवा वर्सेस बिहार राज्य, और एक हाल ही का केस था कृष्ण मोहन वर्सेस बिहार राज्य, ये कब का है? 2017 का। ठीक है, इन दोनों ही केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो राष्ट्रपति का एक प्रकार से विधायिका की शक्ति में हस्तक्षेप है, अर्थात उसकी शक्ति का हनन है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसकी आलोचना की गई
कि समय समय पर तुरंत अध्यादेश जारी कर देना ये एक तरह से विधायिका की शक्ति को हनन है। इसका मतलब क्या है? संविधान संशोधन के द्वारा तो न्यायिक समीक्षा की बात की ही जा रही है, और न्यायालय ने भी क्या किया है? न्यायालय ने भी इसको और मजबूती प्रदान किया अपने निर्णयों के साथ कि अध्यादेश जो है वो एक संवैधानिक प्रावधान व्यवस्था के तहत है, लेकिन अनुचित है, क्योंकि अगर समय समय पर बार बार लोग अध्यादेश जारी करते रहेंगे और कहीं उसकी न्यायिक समीक्षा का प्रावधान भी समाप्त कर दिया जाएगा तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। जब तक उसकी न्यायिक समीक्षा की जा रही है तब तक क्या होगा? राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश वो तार्किक होगा और संवैधानिक होगा। क्योंकि पता है अगर कोई भी चीज अनैतिक करेंगे या असंवैधानिक करेंगे तो तुरंत क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर देगा। तो सारी प्रक्रियाओं के बीच में केवल समय खराब होगा। इसलिए बंधे हुए हैं तो वो तार्किक और जो आवश्यक है उन्हीं विधेयकों को अध्यादेश के रूप में पारित करेंगे। ठीक है।